कार्टिलेज एंड बोन, इसमें आज ये दोनों कनेक्टिव टिश्यू हैं और स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू हैं। अब बोन और कार्टिलेज में क्या अंतर है या दोनों में क्या समानता है, आइए इस बात को हम लोग देखें कि इनकी लोकेशन क्या होती है और ये किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। बोन तो कहता है बोन क्या है, हार्ड एंड नॉन फ्लेक्सिबल, जबकि कार्टिलेज क्या है, फ्लेक्सिबल एंड नॉट वेरी हार्ड। कहां से एडमिट करें हैं? दूसरा है बोन हार्ड एंड फ्लेक्सिबल होने के साथ साथ पोरस होता है, यानी छिद्रमय होता है। तीसरा है ब्लड वेसल इसमें प्रेजेंट होता है और इसका मैट्रिक्स प्रोटीन और मिनरल साल्ट का बना होता है। वहीं पर कार्टिलेज फ्लेक्सिबल और हार्ड, फ्लेक्सिबल होता है, बहुत हार्ड नहीं होता, नॉन पोरस होता है, ब्लड वेसल उसमें एब्सेंट होता है और मैट्रिक्स बना होता है किसका, प्रोटीन का। ये दोनों बेसिक अंतर है। आइए अब संरचनात्मक तौर पर दोनों में क्या अंतर है वो आपको मैं दिखाता हूं। अब देखिए बोन की आंतरिक संरचना या मैट्रिक्स ऑफ बोन किस प्रकार है, तो कहता है कि मैट्रिक्स ऑफ बोन हैज एन इनफ्लेक्सिबल मटेरियल द ओइसिन। मैंने बोन के मैट्रिक्स का नाम क्या है, ओइसिन। अब ये ओइसिन जो है उसके साथ साथ उसमें मैट्रिक्स में और क्या रहता है, तो कैल्शियम साल्ट। क्या रहता है, कैल्शियम साल्ट। देखिए ये बोन की मैट्रिक्स का टीएस बना हुआ है, ये अंदर की पोर्शन यहाँ पर बोन मैरो कैविटी है, तो ये लेयर का नाम होगा इंडोस्टियम और इस ऊपर वाले लेयर का नाम होगा पेरिओस्टियम और इसी के अंदर ये लैमिला या कंसेंट्रिक लैमेला या इंटरस्टिशियल लैमिला होगा जो मैट्रिक्स कहलाता है। इसी तरह से तो यहाँ पर बोन सेल और बोन मैट्रिक्स से बोन का निर्माण होगा। इसी तरह आइए आप कार्टिलेज की बात करते हैं। तो कार्टिलेज में मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज है फ्लेक्सिबल मटेरियल इज कॉल्ड कॉन्ड्रीन। तो यहां पर क्या नाम हो गया, कॉन्ड्रीन, ये भी प्रोटीनियस मटेरियल है और यहां हो गया नाम ओइसिन। कैल्शियम साल्ट में और मे नॉट बी प्रेजेंट इन मैट्रिक्स, ये बट यहां मस्ट बी प्रेजेंट इन मैट्रिक्स। और यहां पर क्या है, इसके कॉन्ड्रीन के अलावा कोलाजन फाइबर और इसके सेल कॉन्ड्रोसाइट्स और इसके सेल ओस्टियोब्लास्ट या ओस्टियोसाइट्स। तो इस तरह दोनों में बेसिक स्ट्रक्चरल अंतर भी आपने देखा। अब आइए आगे की कुछ और फाइन डिटेल्स बात करें हम, और बात क्या, अब मतलब हम बोन पर बात करें कि बोन जो है एक टिश्यू है और उसका कंपोजिशन क्या है। तो बोन अगर टिश्यू है तो उसमें कंपोजिशन में क्या होगा, मैट्रिक्स और सेल। सेल में आप देख रहे हैं चार तरह के सेल। पहला का नाम क्या है, ओस्टियोप्रोजिनेटर सेल, ओस्टियोसाइट्स, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट। ये अभी तक आपने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा तो हर जगह आपने सेल की चर्चा किया। ब्लड में पाए जाने वाले सेल, लिम्फ में पाए जाने वाले सेल, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में पाए जाने वाले सेल। उसी तरह बोन एक टिश्यू है और कनेक्टिव टिश्यू है तो उसमें पाए जाने वाले सेल चार तरह के हैं, ऑस्टियोप्रोजिनेटर, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट
अब मैट्रिक्स के अंदर क्या है, तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक मटेरियल में क्या है, कैल्शियम और फॉस्फोलिपिड। ऑर्गेनिक में क्या है, प्रोटीन है, कोलाजन प्रोटीन, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स और नन कोलाजिनस प्रोटीन। तो ऑर्गेनिक में क्या है, कोलाजन माने कोलाजन प्रोटीन और नन कोलाजन प्रोटीन और म्यूकोपॉलीसेकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट, और इनऑर्गेनिक यानी कैल्शियम और फास्फोरस। सेल के रूप में 4 तरह के सेल है, ओस्टियोप्रोजेनेटर, ओस्टियोसाइट, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी सेल की क्या फंक्शन है और इनकी सेल के आकार प्रकार कैसे होते हैं। तो आप देखिए ये 4 प्रकार के सेल, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोजेनिक सेल यानी ओस्टियोप्रोजेनेटर, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स। ये चारों बोन से निकलने वाले सेल हैं। तो ओस्टियोजेनिक सेल ऑस्टियोजेनिक सेल फंक्शन क्या है, डेवलप इनटू ओस्टियोब्लास्ट। डेवलप इनटू ओस्टियोब्लास्ट, डीप लेयर ऑफ द पेरिओस्टियम एंड मैरो। कहां पाया जाता है, लोकेशन है। ऑस्टियोब्लास्ट क्या है, बोन फॉर्मिंग सेल। इसका फंक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ बोन, ग्रोइंग प्रॉपर्टी ऑफ बोन, ग्रोइंग पोर्शन ऑफ बोन इंक्लूडिंग पेरिओस्टियम एंड एंडोस्टियम। ऑस्टियोसाइट्स मेंटेन मिनरल कंसंट्रेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसका काम क्या है, मेंटेन मिनरल कंसंट्रेशन ऑफ मैट्रिक्स, इंट्रैप्ट इन मैट्रिक्स, या मैट्रिक्स में इंट्रैप्ट होता है। ऑस्टियोक्लास्ट इसका काम क्या है, बोन रीएब्जॉर्प्शन या बोन रिमॉडलिंग। बोन सरफेस at the side of old injured or unneeded bone। मतलब समझ में आ गया, ये बोन की रिमॉडलिंग, जहां बोन में उबड़ खाबड़, उल्टा पुल्टा, इरेगुलर डेवलपमेंट हो रहा है, उसको ये ठीक करता है। तो आपने जाना ये 4 प्रकार के सेल। एक का नाम क्या है, ऑस्टियोजेनिक सेल, दूसरे का नाम है ऑस्टियोब्लास्ट, तीसरे का नाम है ऑस्टियोसाइट्स और चौथे का नाम है ऑस्टियोक्लास्ट। अब आइए एक दूसरी बात आप जाने यहां कि बोन के अंदर कितने तरह के सेल हैं। तो देखिए ये बोन का फिगर बनाया हुआ है हमने, और बोन के अंदर ये है ऑस्टियोब्लास्ट, जिसका काम क्या है, बोन फॉर्मिंग से। और ये क्या है, हीमोपोएटिक स्टेम सेल। हीमोपोएटिक स्टेम सेल, इससे क्या होता है, बहुत सारे मल्टीपोटेंट प्रोजेनेटर का निर्माण होता है, जो पहले जानते हैं। और मल्टीपोटेंट प्रोजेनेटर से
लिम्फोसाइट्स प्रोजिनेटर का निर्माण होता है, माइल्यूआइड प्रोजिनेटर का निर्माण होता है, जिससे ग्रेन्युलोसाइट्स मैक्रोफाज, मेगा कैरियन इत्यादि सेलों का निर्माण होता है। तो इससे देखिए आपको बी सेल, टी सेल, एनके सेल, इत्यादि। अब ये लास्ट में जो एक तीसरा है बोन मैरो में, यह क्या नाम है इसका? मेजेनकाइमल स्टेम सेल। मेजेनकाइमल स्टेम सेल। इस मेजेनकाइमल स्टेम सेल से निर्माण होता है किसका? कॉन्ड्रियोसाइट्स, ओस्टियोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट, एडिपोसाइट, मायोसाइट्स और इंडोथीलियल सेल। तो यहां हमें केवल मतलब था कि मेजेनकाइमल स्टेम सेल से ही ओस्टियोब्लास्ट का निर्माण होता है। तो बोन मैरो के अंदर ही ओस्टियोब्लास्ट का भी निर्माण होता है। किससे होता है? मेजेनकाइमल से। बोन मैरो के अंदर ही ब्लड का निर्माण होता है। किससे होता है? होमोपोएटिक स्टेम सेल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। सेल की जानकारी हम लोगों ने ली। अब आते देखते हैं बोन एंड देयर टाइप ऑफ बोन टिश्यू। पहला क्या है? शॉर्ट बोन, टॉर्सल इन द फुट, कॉन्सिलस बोन इन सेंटर, कॉम्पैक्ट बोन रिकोटिंग एट इट पेरिफेरल सरफेस। तो शॉर्ट बोन किस तरह के होते हैं कि कॉम्पैक्ट बोन चारों ओर से ऊपर रहेंगे और स्पॉन्जी बोन अंदर की ओर रहेंगे। दूसरा है क्या? फ्लैट बोन। एग्जाम्पल क्या हुआ? क्रेनियम, टू थिन लेयर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। इसमें क्या है? दोनों बोन बाहर भी कॉम्पैक्ट बोन होंगे, अंदर भी कॉम्पैक्ट बोन होंगे और काफी कम मात्रा में कॉन्सिलस। अब तीसरा है क्या? लॉन्ग बोन। intersides of the concylus bone and the medullary cavity in the diaphysis of long bone are occupied by bone marrow। तो ये देखिए इसका क्या है? ये बोन मैरो कैविटी है लॉन्ग बोन का, और ऊपर में क्या है? यहाँ ये स्पॉन्जी है, यहाँ भी ये स्पॉन्जी है, और ऊपर ये चारों तरफ से क्या है? कॉम्पैक्ट बोन है। और बीच में स्पॉन्ज। तो मोटा मोटी तौर पर हम लोगों ने बोन को तीन भाग में बांटा: शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन और लॉन्ग बोन। और उसकी संरचना के आधार पर या उनकी ये शॉर्ट फ्लैट के आधार पर बाहरी और आंतरिक उनकी स्ट्रेंथ के आधार पर बोन को दो भाग में हम लोगों ने बांटा है: स्पॉन्जी बोन और कॉम्पैक्ट बोन। अब आइए किसी भी लॉन्ग बोन की संरचना मोटा मोटी बोन क्या होता है? एज ए क्रॉस कैसे हो सकती है? तो बोन में आप तीन पोर्शन देख सकते हैं। सबसे बाहरी पोर्शन जिसका नाम क्या है? पेरिओस्टियम। आप देख रहे हैं ये बाहरी पोर्शन पेरिओस्टियम का। उसी प्रकार एक सबसे अंदर का पोर्शन होगा इंडोओस्टियम। आप देख रहे हैं अंदर के पोर्शन को इंडोओस्टियम। तो अब पेरिओस्टियम और इंडोओस्टियम
ये सारे पोर्शन इंडोओस्टियम के होंगे। तो इंडोओस्टियम और पेरीओस्टियम के बीच का पोर्शन ओस्टोन, ये ओस्टोन या मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। तो पेरीओस्टियम बाहर की ओर हो गया, उसके अंदर क्या होगा, ओस्टियोन, अंदर हो गया इंडोओस्टियम। अब पेरीओस्टियम में दो लेयर है, इनर लेयर, आउटर लेयर और इनर लेयर। जस्ट पेरीओस्टियम से अंदर ओस्टोन जो है वो कॉम्पैक्ट बोन के बने हुए हैं, और कॉम्पैक्ट बोन से अंदर कॉन्सिलस बोन होते हैं। ये सारे कॉन्सिलस बोन हैं, और कॉन्सिलस बोन की वजह से यहाँ पर सेंट्रल कैविटी, यह जो तैयार हो रही है, एक बीच में जो एक कैविटी जो तैयार हो रही है, इस कैविटी का नाम हम लोग क्या करते हैं, मेडुलरी कैविटी या बोन मैरो कैविटी। तो मोटा मोटी यही संरचना है कि बाहर में क्या है पेरीओस्टियम, अंदर में इंडोओस्टियम, उसके बीच में क्या है ओस्टियोन्स, और ओस्टियोन्स में क्या है, दो तरह के बोन हैं, आउटर कॉम्पैक्ट बोन और इनर कॉन्सिलस बोन। अब आइए कॉन्सिलस बोन और कॉम्पैक्ट बोन में अलग अलग संरचनाओं में क्या अंतर है, इस बात को हम लोग समझें। अब एक दूसरी तरह की साफ सुथरा यहाँ स्टडी देखें आप, तो आपने अभी देखा था पेरीओस्टियम, यहां भी आप देखें पेरीओस्टियम, तो ये पेरीओस्टियम होगा। पेरीओस्टियम, इसमें दो लेयर होगा, आउटर और इनर। ये देखिए आउटर फाइब्रस लेयर को दिखाया जा रहा है। फिर ऊपर में क्या है, इनर ओस्टियोजेनिक लेयर। अब ये ओस्टियोजेनिक मतलब यहां से क्या हो गया, ओस्टियोन का निर्माण शुरू हो जाएगा। तो आप देखिए ऊपर में, अब इसके बाद ये ओस्टियोन का लेयर है, और सबसे अंदर इधर आकर के क्या हो जाएगा, इंडोओस्टियम। ये लेयर इधर में इंडोओस्टियम का होगा। अब जो पूरी ओस्टियोन है, ओस्टियोन में बाहर में क्या होगा, कॉम्पैक्ट बोन होगा, और अंदर में क्या होगा, स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन में क्या होगा, ये ट्रेबिकुली होंगे, और ट्रेबिकुली और स्पॉन्जी बोन से बना हुआ कैविटी क्या कह रहेगा, मेडुलरी कैविटी। अब जो ये ओस्टियोन है, ओस्टियोन में ये जो कंसेंट्रिक रिंग आप देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं हार्वेसियन सिस्टम। लॉन्ग बोन में इसका नाम क्या करते हैं हम लोग, हार्वेसियन सिस्टम। इस हार्वेसियन सिस्टम में क्या क्या है, तो एक ओस्टियोन में हार्वेसियन सिस्टम में देखिए हार्वेसियन कैनाल होता है। तो ये जो देख रहे हैं आप, यहां से ये कैनाल नीचे की ओर निकल रहा है, और हार्वेसियन जैसे कि यहां से ये हुआ क्या, हार्वेसियन कैनाल, और ये क्या हुआ, हार्वेसियन कैनाल। दो हार्वेसियन कैनाल को जोड़ने वाले कैनाल को हम लोग कहते हैं वोल्कमैन कैनाल। इसे हार्वेसियन कैनाल को यहां लिखा गया है सेंट्रल कैनाल। हार्वेसियन कैनाल से ब्लड वेसल और न्यूरॉन पास करते हैं, और दो हार्वेसियन कैनाल को जोड़ने वाले कैनाल का नाम होता है वोल्कमैन कैनाल। और यह पूरी सिस्टम का नाम क्या होता है, ओस्टियोन या ओस्टियोन, इसका नाम होता है क्या, ओस्टियोन या हार्वेसियन सिस्टम। अब ये जो ओस्टियोसाइट्स कहाँ रहता है, इस बात को देखें। तो ये देख रहे हैं छोटे छोटे जो साइट बने हुए, जैसे ये साइट, ये साइट, ये साइट, यही ओस्टियोसाइट्स रहते हैं।
देखिए इसी को इंसेक्ट में दिखाया गया है कि ये ओस्टियोसाइट्स है, और इस ओस्टियोसाइट्स जिस कैविटी में रहती है उस कैविटी का नाम होता है लैकुना, और इससे जो कैनाल निकल रहा है उसका नाम होता है कैनालिकुली। तो एक ओस्टियोसाइट दूसरे ओस्टियोसाइट से जुड़े हुए हैं, किसके द्वारा? कैनालिकुली के द्वारा। अब देखिए ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार आपने पूरी संरचनाएं इसकी देखी। अब आइए थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग बोन फॉर्मेशन। begin as cartilage or fibrous membrane in embryos, ossification replace it with bone। आप देखिए यहां पर इस बच्चे के यहां इस पोर्शन को दिखाया जा रहा है और यहां किस प्रकार बोन का निर्माण हो रहा है। तो देखिए पेरिकॉन्ड्रियम यानी हेलाइन कार्टिलेज से बोन का निर्माण शुरू हो रहा है। तो हेलाइन कार्टिलेज से जब बोन का निर्माण शुरू हो रहा है तो दो सेंटर पर बोन का निर्माण शुरू हो रहा है। यहां इसको जहां तो इसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी सेंटर में जो शुरू हुआ प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर। तो यहां प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर में उससे पहले क्या बन गया? प्राइमरी मैरो कैविटी। ओसिफिकेशन हुआ, ओसिफिकेशन होने लगा, ब्लड वेसल आ गया, ब्लड वेसल इसमें धीरे धीरे बनने लगा, और ओसिफिकेशन होने से क्या हुआ? यहाँ पर स्पॉन्जी टिश्यू आ गया और कॉम्पैक्ट टिश्यू आ गया, बीच में मैरो बन गया। अब ये दूसरा पोजीशन है, ऊपर हेड पर। यहां पर अब क्या हो रहा है? सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर। यहां भी कैविटी बनेगा, यहां भी ब्लड वेसल आएगा। तो इस पोर्शन पर जहां कैविटी बनता ब्लड वेसल आता है, इसका नाम देते हैं हम लोग इपीफाइसिस। इपीफाइसिस। और पीछे ये शाफ्ट का नाम देते हैं हम लोग क्या? डाईफाइसिस। बार बार ये शब्द आता है। तो आपने देखा सेकेंडरी यहां भी होगा और यहां भी होगा, और बीच में प्राइमरी हो गया। अब देखिए इपीफाइसिस, जहां पर सेकेंडरी बोन इपीफाइसिस और डाईफाइसिस के बीच में इपीफाइजियल प्लेट का निर्माण होगा, और ऊपर से सब बोन बनते चला गया। आप नीचे देखिए थोड़ा सा ये कार्टिलेज बना बचा हुआ। इस तरह इस बोन का विकास हो रहा है, किससे? कार्टिलेज से, कार्टिलेज मॉडल। अब ये एडल्ट में आ गया, मैच्योर हो गया, तो देखिए बोन मैरो कैविटी बन गया, और ये जो प्लेट था ये अब लाइन बन गया, इपीफाइजियल लाइन। इपीफाइजियल जब लाइन बन जाए यानी बोन का डेवलपमेंट पूरा हो गया, और इपीफाइजियल प्लेट इस बात को बताता है कि अभी बच्चे का ग्रोथ होगा। तो ये आपने नटसेल में आपको हमने बोन फॉर्मेशन बताया और उसका सेंटर बताया, प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर और सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर। आइए कार्टिलेज पर बात करें। कार्टिलेज तीन तरह के होते हैं। पहला का नाम हेलाइन कार्टिलेज, दूसरा का नाम इलास्टिक कार्टिलेज, और तीसरा का नाम फाइब्रो कार्टिलेज। कहता फ्लेक्सिबल एंड रेजिलियंट, हाईली बेंडेबल। तो ये इसमें क्या रहता है? कोलाजन फाइबर होते केवल, और इसमें क्या रहते हैं? इलास्टिक, इलास्टिन फाइबर और कोलाजन फाइबर। ये कहां पाए जाते हैं? फाइबर कार्टिलेज इपीग्लॉटिस, लारिंग्स, एक्सटर्नल ईयर। फाइब्रो कार्टिलेज कंप्रेशन एंड टेंशन कहां पाए जाते हैं? नी मेंसिकी एंड एन्युलस फाइब्रोसिस ऑफ इनवर्टिब्रल डिस्क। हेलाइन कार्टिलेज का लोकेशन
between tips of rib and bone. Covering bone surface and synovial joint, supporting larynx, voice box, trachea, bronchi forming part of the nasal septum. Function provide the stiff but somewhat flexible support, reduce the friction between the bony surface. Elastic cartilage location, auricle of external ear, epiglottics. एक्सटर्नल ईयर में ऑरिकल 3 बोन पाए जाते हैं, उसको बोनी ओसिकल या ऑरिकल कहते हैं. ऑडिटरी ट्यूब, कार्टिलेज ऑफ लारिंक्स, फाइब्रोकार्टिलेज paired with the knee joint between the pubis bone and pubis bone of pelvis and intervertebral disc. ये intervertebral disc है. आइए आगे बढ़ते. ये कार्टिलेज 3 तरह के होते हैं. ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है और यही देखिए यही हेलाइन कार्टिलेज का लेयर लगा हुआ है. ये सब क्या है? हेलाइन कार्टिलेज लगे हुए हैं और ये वर्टिब्री है. तो इस प्रकार हमने सिंपल सी जानकारी आप लोगों को दिया कि क्या है कार्टिलेज और क्या है बोन. आपकी एनसीईआरटी काफी लिमिटेड जानकारी दी है, तो मैं टिश्यू का एक पार्ट पढ़ा के यही खत्म करता हूं. अब हम अगले दिन आपसे चर्चा करेंगे रिस्पायरेटरी गैसेस एंड एक्सचेंज. ह्यूमन फिजियोलॉजी में एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बाद चैप्टर है गैसियस एक्सचेंज एंड रिस्पायरेशन. तो उसको लेकर के मैं आ रहा हूं. अभी टिश्यू की जानकारी थोड़ी हमने आप लोगों को दिया था. अब 1 बाय 1 करके आपको आगे मैं बढ़ाऊंगा. तो वहीं से मैं शुरू कर रहा हूं. डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन अभी नहीं शुरू कर रहा हूं. क्यों? उसके कारण यह है कि जहां से आप आसानी से बात पढ़ सकें वहां से मुझे पढ़ानी चाहिए. तो पहले हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन या ह्यूमन रिस्पायरेशन इन ह्यूमन नामक टॉपिक को ले रहे हैं और उसी की फिजियोलॉजी से हम लोग अपनी बातों को आगे बढ़ा रहे हैं. आप एनसीईआरटी को निश्चित तौर से देखें. टिश्यू आपने देखा. आप में अब हम लोग 2 टिश्यू और पढ़नी है हमें, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू. तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट के साथ हम लोग मस्कुलर टिश्यू और नर्वस सिस्टम के साथ हम लोग पढ़ लेंगे क्या? नर्वस सिस्टम के साथ नर्वस टिश्यू.